अस्सलाम वालेकुम, आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। मैं हूं शहजाद हुसैन भट्ट। वेलकम टू दी शो। एक तरफ हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात जो शुरू हुए थे, जिनमें लग रहा था संजीदगी पाई जाती है, उनमें वो लगता है कि दोबारा कुछ खट्टाई में मामला आ गया। अब जो तीसरा राउंड होना है वो तातुल का शिकार होता नजर आ रहा है। एक तरफ से डिमांड थी, बड़ी सादा सी डिमांड थी पीटीआई की, वो हुकूमत पूरी नहीं कर पाई कि मुलाकात करवा देते उस तरह एक थोड़े लंबे टाइम के लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से। और फिर उसके बाद इमरान खान साहब की एक ट्वीट है जिसके बारे में फिर अब हम देख रहे हैं, आज वजीर दिफा भी ये कह रहे थे कि अब ऐसी ट्वीट आएगी तो मुज़ाकरात तो फिर करने नहीं चाहिए इनके साथ। तो बात उसके अंदर ये है कि जब जिस तरह से मामला दूसरी साइड से चल रहे हैं, जवाब भी उसी तरह का आएगा। एट द वेरी सेम टाइम पिछले हफ्ते आप देखते रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनकी जो हुकूमत पर तनकीद है उसकी वजूहात क्या हैं, और फिर पीपल्स पार्टी के लोगों से ऑफ रिकॉर्ड बात करें तो वो सारा कुछ इतनी को रोजी पिक्चर नहीं वो आपके सामने रखते। आज मौलाना फजल रहमान साहब ने एक तकरीर की, उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि आइन जमहूरियत असूलों पर जो समझौता करते हैं सियासतदान, उन पर तनकीद की, मीनिंग द अरबा हुकूमत पर तनकीद की। तो ये सूरत हाल सारी आगे क्या रुख इख्तियार कर सकती है, क्या बन रही है? मौलाना साहब, वैसे मैं चाहूँगा कि पहले आप सुन लीजिए आज फरमा क्या रहे थे, देखिए जरा। वो तनकीद पे नाराज होते हैं और हरकतें ये करते हैं, इख्तियार हमारे पास होगा, गिरफ्त हमारी मजबूत होगी, इनका कोई नजरिया नहीं, इनका नजरिया सिर्फ अथॉरिटी, गिरफ्त हमारी है, वो जायज हो ना जायज हो कोई परवाह उनको नहीं। इस पर हमारा एतराज है और रहेगा। वाक़यात बलूचिस्तान में ताज़ा हुए, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे एक हल्का है वहाँ सूबाई, ये नादरा ने वो हल्का खोला है और उसमें उन्होंने कहा है हमने सिर्फ 2% वोट वेरीफाई किया है, 98% का कुछ पता नहीं चल रहा कहाँ से आया। ये आप मौलाना फजल रहमान साहब की गुफ्तगू, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें से कुछ निकात हमने निकाले। इसके अलावा जब ये सब मामला चल रहा है हुकूमत और तहरीक इंसाफ के माबैन, और उसमें भी काफ़ी पार्टीज़ मौजूद हैं जो हुकूमत की तरफ से कमेटी है, मरियम नवाज साहिबा जिस कदर तनकीद और जिस कदर सख्ती उनके लहजे में होती है वो अपनी जगह पे एग्जिस्ट करती हैं। एंड पीपल डू टेक हर कि वो नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं, एक बात। दूसरा, वो पंजाब सबसे बड़े सूबे की वजीर आला भी हैं, तो उनकी एक से है। वो क्या फरमा रही थी एक रोज़ पहले तक, वो भी देखें। एंड माउथ डिजीज की बात की, ये सिर्फ जानवरों को नहीं होती, ये इंसानों को भी होती है। जहां उनका कदम उठता है तो मुल्क के खिलाफ उठता है, और जब माउथ डिजीज क्या है, जब मुंह खुलता है तो गाली गलोच और बदतमीजी और बदतहजीबी होती है। ना सिर्फ हम जानवरों की बीमारियों का इलाज करेंगे बल्कि कई ऐसी जमातों को जो बीमारियां लाहक है उसका भी अच्छा इलाज करेंगे। बड़ी सख्त स्टेटमेंट है, और जिस तर्ज से की गई, पता नहीं आगे मामला फिर आगे इसका क्या बनते हैं। मतलब कोई नीयत लगती नहीं है यहाँ पे कि मामला को सुधार की तरफ लेकर जाया जाए। खैर, कौसर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मरियम नवाज साहिबा के तर्जुमान हैं, और हमारे साथ कामरान मुर्तज़ा साहब मौजूद हैं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं JUI फेकू, सीनियर लीडर हैं। कामरान साहब, मैं सबसे पहले आपसे स्टार्ट करता हूँ। मौलाना साहब, एक तो मदारस बिल तो आपका पास हो गया, उसके बाद दोबारा अच्छी खासी आज जो मौलाना ने तनकीद की, क्योंकि पहले भी करते रहे हैं हम, उसमें हर दफ़ा रीड इन ये कुछ अपनी तरफ से शायद कर लेते हैं कि शायद किसी तहरीक की तरफ मामला जा रहे हैं, शायद मामलात JUI फे जो है वो हुकूमत मुखालिफ मतलब एक सीरियसनेस के साथ अब उनमें प्रैक्टिकलिटी लेके आएगी, लेकिन ये होता नहीं है। ये अभी जो आप आ रही है मौलाना साहब की तरफ से जो तनकीद, ये ज़रा समझाइएगा एग्जैक्टली अभी क्या मामलात क्या हैं? कोई तहरीक की तरफ मामला जाएगा, ये सिर्फ तकरीर समझें इसको? नहीं, ये आप खुद जो है ना वो कर लेते हैं कि तारीख की तरफ। तारीख देखिए बहुत सी बातों पे डिपेंड करती है। तारीख हम ऐसे नहीं शुरू कर लेते कि मौसम सर्द था, बारिशें हो रही थी, हम अपने वर्कर्स को ला के मुसीबत में खड़ा करते हैं। हम किसी अपने वर्कर्स जो है वो आपके बच्चे होते हैं, आपके भाई छोटे होते हैं, तो उनको किसी मुश्किल में नहीं डालना होता। हाँ, जब कुर्बानी का वक्त आता है, जब कोई ऐसी बात आ जाती है कि जिसके अलावा कोई चारा ना हो, तो यकीनन उसमें जो है ना वो आप हमको पीछे नहीं पाएंगे। मगर शायद वो वक्त अभी तक जो है वो उस तरह से पूरा कुक नहीं हो पाया। इलेक्शन के हवाले से हमको तहफ़्फ़ुज़ात है, मगर इलेक्शन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ नून के साथ नहीं है, सिर्फ पीपल्स पार्टी के साथ नहीं है, PTI के साथ भी हैं। वहाँ पे भी हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। फिर सुबह खैबर पख्तूनख्वा में 10 हल्के ऐसे हैं जिसमें 1000 से कम में हम हारे हैं, और में सिर्फ हम हारे हैं, और वो PTI से हारे हैं। 20 हल्के, उसमें अगर आप 20 हल्कों को लेंगे तो 2000 से कम में हम हारे हैं। वो 10 जो है वो 1000 के कम से डिफरेंस, यहाँ 20 में जो है ना वो हर हल्के में सिर्फ हम हारते हैं। तो यहाँ पे मसाइल जो है ना वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड है।
2018 के इलेक्शंस के बाद यही शिकवा था, उस वक्त भी JUIFA का, और मौसम भी यही था। इस्लामाबाद आई थी आपकी जमात और धरना भी दिया था। इससे कुछ पहले था। आप अगर थोड़ा सा इसको इतना ठंडा नहीं था, थोड़ा कम ठंडा था। हाँ, थोड़ा कम ठंडा था ना, और वो जब ठंडा इतना नहीं था। अब इस वक्त ठंड ज्यादा है और मुमकिन है कि इस वक्त मौसम बेहतर हो, तो फिर उसकी बात देख लेते हैं कि मामलात को। मगर अब ताज़े मामलात तो दो हुए हैं। एक रिपोर्ट जिसका मौलाना ने जिक्र किया, 2% उन्होंने कहा वेरीफाई कर सकते हैं, 98% वेरीफाई नहीं कर सकते। ये ज़ियारत वाला हल्का है। और उसके बाद कोयटा वाले हल्के में, सरियाब के हल्के में, वहाँ पे हम जीते हैं और उसको अंडू कर दिया है। फॉर्म 45 एक तरह के हैं, फॉर्म 45 वो, और ये उसमें एक्सरसाइज मैंने की है। पूरे एक साल जो है मैं ट्रिब्यूनल में मैंने केस चलाया, सुप्रीम कोर्ट में चलाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जालसाजी हुई है, और जो जालसाजी के बाद उन्होंने कहा ये लो, फिर हमारे मुंह पे मार दिया। दोबारा उन्होंने कहा जाओ जेल, पंजाब भरा पड़ा है दोबारा करते हैं 45 से तो यहाँ पे तो और बहुत। हाँ, वो पहला हल्का था जिसमें आपने ये एस्टैब्लिश किया। उन्होंने कहा कि ट्रिब्यूनल में जाके एस्टैब्लिश करो, मगर फिर किसी को शर्म नहीं आई। और शर्म ये आई कि उन्होंने जाके फिर वही रिजल्ट बना के हमारे मुंह पे मार दिया। तो काबिल-ए-एहतराम सैयद कौसर काज़मी साहब, एक सवाल मैं मोहतरम कामरान मुर्तज़ा साहब से पूछ रहा हूँ, और आप भी कौसर काज़मी साहब मुझे सुन रहे हैं। जब कामरान साहब बात कर लें तो फिर आप भी इस पर रिस्पॉन्ड कर लीजिएगा। कामरान मुर्तज़ा साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि PTI ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के मामले पर एतमाद में नहीं लिया। ये फजल रहमान साहब ने फरमाया। पूछना मैं आपसे ये चाहता हूँ किबला कि 26वीं आईनी तरमीम के वक्त तो तमाम पाकिस्तान के सियासतदान मौलाना के दरबार पर हाजिरी दिया करते थे। अब आपकी इस मोहब्बत को किसकी नज़र लग गई है? हमें किसी की नज़र नहीं लगी। वो कल कोई दोस्त मुझसे पूछ रहे थे, उन्होंने कहा कि PTI से हमने सवाल किया था, उनके किसी दोस्त का नाम नहीं बताया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि वो JUI का और PTI का हनीमून ख़त्म हो गया। मैंने कहा यार उनसे ये भी पूछ लेना था कि इनमें मियाँ कौन था और बीवी कौन थी। तो शुरू कब हुआ था? तो ये जो है ना, PTI वाले जब, ठीक है उनकी मर्जी है, मगर हमने एतमाद नहीं लिया। कौसर काज़मी साहब, इसका आपने भी जवाब देना है, और ये इसमें मियाँ बीवी वाली राय आपने भी देनी है, लेकिन कामरान भाई आप मुकम्मल कर ले प्लीज। तो मेरा ख्याल है आप दे दीजिए, उनके दोस्तों को दीजिए, वो रिप्लाई करते हैं। मैंने कुछ कहना हुआ तो बाद में कह लेते। नहीं, कौसर भाई से तो हम ये पूछ सकते हैं ना कि PMLN और पीपल्स पार्टी का जो इत्तेहाद है या हनीमून है, जो बिलावल साहब के हवाले से मैं बात कर रहा था, तो उसका जवाब वो उस हवाले से। वो मियाँ बीवी का मैं बता दूंगा, मगर वो जबरदस्ती की शादी है। जबरदस्त। ठीक कौसर भाई, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बर साहब ने बीच में मुझसे 2-3 सवाल किए। पहले मैं आपसे गिला न कर लूं कि जिस तरीके से मरियम बीबी के हवाले से आज आपने अपने इब्तदाइये में जिक्र किया कि किस मैंने आना है अभी उस पे, मैंने आपसे बिल्कुल बात करनी है। देखें वो कि मैं आगाज ही वहां से डिटेल पे आपका जवाब भी दे देता हूं। चले फिर मेरा सवाल ले लें। मेरा सवाल पहले उस हवाले से ले लेना। वो सवाल आप उस हवाले से ये ले लीजिए कि हुकूमत जो भी पावर, अपोजिशन ऑफ पावर में होता है, वो ज़र्फ बड़ा करता है, दिल बड़ा करता है। एक बात हो गई। दूसरी बात, अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट को ये कहना कि ये जानवर हैं, तशबीह वहां पे देना कि सिर्फ जानवरों की बीमारियां हैं, हम इनकी भी ठीक करेंगे, और मुंह और खुर की बीमारी जानवरों को नहीं होती, इंसानों को भी होती है। मुंह की बीमारी से मतलब है ये तकाबुली जायज़े जानवरों के साथ अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट का लेना, ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है कौसर काज़मी साहब? अब आप देखें ना, अगर तो आप पहले ये देख लें कि PTI के 4 ग्रुप्स हैं। वकील बाबू ग्रुप है, अली अमीन गल्लापुर बुशरा बीबी ग्रुप है, मुज़ाकराती कमेटी ग्रुप है, और दूसरे 2 मीडिया पे बैठने वाला एक 4था-5वां ग्रुप है। उनके जो बयानात होते हैं मरियम बीबी को लेके, अभी एक 13 करोड़ सूबे की जब वज़ीर आला सफारती आदाब को मलहूज़ खातिर रखते हुए किसी बंदे से हाथ या मुसाफा करती है, तो उसको किस तरीके से तनकीद के निश्तर बरसाए जाते हैं। जहां तक तनकीद का मामला है, आप तो कर सकते हैं, जब तज़ीक का मामला आएगा तो उसको मुंह की बीमारी कहा जाएगा। अब वो किस जानिब से आया वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो शख्स भी पकड़ा गया है जिसने वो AI निकाल के कोई वीडियो, और वो बिल्कुल काबिल मुज़म्मत है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है उसकी, तो कभी किसी को उसका डिफेंस कर ही नहीं सकता। एक बंदा नहीं होता। PTI का तरीका वारदात मुझसे सुन लें, आप भी बखूबी इससे वाकिफ होंगे कि उनके 4 ग्रुप्स होते हैं जो सोशल मीडिया
फॉरेन फंडेड फितरे है ना, उसको अगर आप देखें तो सबसे पहले वॉलंटियर्स को इंगेज किया जाता है, उनके थ्रू ऐसी चीजें हाईलाइट करवाई जाती हैं। फिर जो उनके यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं जो रोजाना 20 बयानात देते हैं हर मुलाकात के बाद इमरान खान की कि खान साहब के पांव पड़ गए, रियासत में हाथ जोड़ रही है। सर उस पे पीका का कानून मौजूद है, झूठी खबरें देते हैं तो आप पकड़ लें किसी को और उनको अदालत में साबित करें जुर्मों को, लेकिन अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट को जानवर कह देना, मैं तो ये सवाल पूछ रहा था। बाजवा साहब, अगर लोग बाहर बैठ के इनके आशीर्वाद इनके फॉरेन फंडेड फितना, इनके पैसे से जो लोग बाहर बैठे हैं, आप उनका इलाज मुझे बता दें। अगर उनके हवाले से उनको तो जानवर कहा भी नहीं सर है तो मेरे ख्याल में क्यों नहीं कहा, जमात का हिस्सा नहीं है, पीटीआई उनको ऑन नहीं करती। मेरे ख्याल में इमरान खान के बाद अगर सबसे मजबूत कोई तबका है पीटीआई को कंट्रोल करने वाला तो वो उनका सोशल मीडिया है, जो किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। इनके जो लोग मुज़ाकराती कमेटी में बैठे, आप क्या समझते हैं अगर वो पीटीआई अपने अच्छा काज़मी साहब, अगर आपकी बात दुरुस्त तस्लीम कर ली जाए, हम मान लेते हैं आपकी बात कि पीटीआई का सोशल मीडिया जो है वो बाहर के ममालिक से कर रहा है, अगर मैं ये बात तस्लीम कर लूं तो ये अकबर बाजवे का कसूर है, ये किसका कसूर है? ये काम आपने करना है, उनको कंट्रोल करने का पॉलिसी आपने देनी है। वो की अंग्रेजी कहते हैं फायरवॉल की हो गई हुई है, फायरवॉल, वो वाल शाल जो लगाई है आपने, वो आपने लगानी है, और अगर आप नहीं लगा सके तो किसी का क्या कसूर है? साहब उसके बाद सबसे ज्यादा शोर भी हमारा मीडिया उठाएगा ना कि आपने आजादी इजहार राय पे कदगन लगा दी। सबसे पहले यही मीडिया शोर मचाएगा जिसको ये बात करनी चाहिए थी। आज के 3000 जो धी रानी प्रोग्राम है, मरियम बीबी वहां पे नजर आई, जिसको ये कहना चाहिए था कि मरियम बीबी ने स्कॉलरशिप दिए, स्टूडेंट्स को ये कह दिया कि आप पैसे के ना होने की वजह से तालीम से दूर मत हो, वो जिम्मेदारी मेरी है। बजाय इन पे बात करने के हम तहरीक इंतशार का इंतशारी फितना जो चाहता है ये कि मुल्क में अदम जो सियासी अदम इस्तेकाम है उसकी फजा बरकरार रहे। अब खान साहब एक तरफ मुज़ाकरात करते हुए नजर आते हैं, दूसरे तमाम जो हमारे काज़मी साहब आप भी जर्नलिस्ट रहे हैं सर, बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं? आप भी जर्नलिस्ट रहे हैं, मेरी अर्ज सुन लीजिए। ये इस तरह मतलब टॉक शो के अंदर हम ये पीआर प्रोग्राम तो नहीं चला सकते, जो अच्छी चीज होगी उसकी हम तारीफ जरूर करेंगे, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम ये तो नहीं है कि सिर्फ उसी पे अच्छा देखिए ना। मरियम साहिबा वहां पे ये बात कर रही थी कि ये आपको पहली दफा ये मिला है, ये वजीफा जो आपको मिल रहा है, आप किसी भी अच्छी दरसगाह में जाके पढ़ सकते हैं, पहले ये क्यों नहीं मिलता रहा? तो हर एक के ज़हन में ये सवाल आएगा ना कि यहाँ से सिर्फ 3 साल बुज़दार साहब की गवर्नमेंट रही है, बाकी तो ज्यादातर मरियम बीबी की अपने चाचा की गवर्नमेंट रही है पंजाब में, तो उनसे गिला कर रही थी, अपने वालिद साहब से करनी, समझ नहीं आई। उसमें स्टूडेंट्स को ले आए, उसमें दानिश स्कूल ले आए, आप तो कंपैरिजन कर ही नहीं सकते बुज़दार का, चाहे वो शहबाज शरीफ की हुकूमत हो चाहे मरियम नवाज की, किसकी हुकूमतों में क्या गिला तो वो खुद कर रही थी ना सैयदी, कंपैरिजन करें, हमने तो नहीं किया। गिला तो वो कर रही थी कि पीछे जो लोग थे उन्होंने आपको दिया क्यों नहीं है सब? नहीं कौसर साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि उस्मान बुज़दार की हुकूमत का मरियम नवाज की हुकूमत के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। मरियम मेरी जाती राय के मुताबिक किसी को नागवार गुजरे बहुत बेहतर कर रही है, यहाँ तक हम आपके साथ ठीक है, मुतफिक है, लेकिन हुजूर काबिल एहतराम बहुत सीनियर आदमी है और वो बैठे हुए हैं, इनसे फ़ायदा क्यों ना ले ले कामरान मुर्तज़ा साहब से। कामरान भाई, फजलुर रहमान साहब का बहुत एहतराम है अफ़गानिस्तान में, और ये बात मुझे भी पता है और आपको भी पता है। ये अफ़गान तल्लुकात जो दिन ब दिन कशीदा होते जा रहे हैं, फजलुर रहमान साहब क्यों किरदार अदा नहीं कर रहे? वो तो तुल कर रहे हैं आजकल, कभी उनको कभी उनको। इसमें कोई किरदार अदा करवाता है ना। आप हुकूमत में तो हम नहीं बैठे हुए, जो हुकूमत में बैठे हैं ये मशवरा आप उनको देना कि उससे किरदार क्यों नहीं अदा करवाते मौलाना साहब से। और जब हम पहले भी जब एक दफ़ा गए हैं और उस वक्त भी मामला ठीक नहीं थे, हमने आके ना सिर्फ हुकूमत को बताया सारी बातें जो कुछ हमारी बात हुई थी, बल्कि एस्टेब्लिशमेंट तक भी पहुंचवा दी कि ये सूरत हाल है जी। और उसके बावजूद जो है ना वो किसी को किरदार मौलाना का इसलिए पसंद ना हो कि उसका कद जो है वो बड़ा हो जाएगा इस सारे मामले में। मैं माफी चाहता हूँ आपसे कामरान मुर्तज़ा साहब, आप सीनियर हैं लेकिन डिसएग्री। 26वीं आईनी तरमीम जब आई तब तो मौलाना ने किरदार अदा कर लिया, अब मुझे आप कहेंगे तो मैं अफगानिस्तान वाला काम करूंगा, ये तो कोई इंसाफ नहीं है सर। ना ऐसा है दूसरे मुल्कों के साथ बात करते हुए किरदार कुछ और होता है। 26वीं तरमीम में हमने वोट करना था या नहीं करना था, और पार्टीज को इंगेज करना था या नहीं करना था, वो किरदार था। और हम उसमें भी जो है ना एज फॉर ग्रांटेड जो है ना नहीं आए, हमने उसमें रजिस्ट किया। 5-6 हफ्ते तक हम जो है ना रजिस्ट करते रहे, अपनी मर्जी की टर्म्स पे आए।
अपनी मर्जी की बातें मनवाई। और दूसरे मुल्क के साथ जब आप बात करेंगे, किसी फॉरेन पॉलिसी में इन्वॉल्व होंगे, तो यकीनन जो है ना फॉरेन पॉलिसी जो है मेरा ख्याल है हुकूमतों के पास भी नहीं होती। फॉरेन माफी चाहता हूँ, यहाँ पर मुल्की मफाद सबसे पहले होना चाहिए कामरान भाई। जी, पहले सबसे पहले पाकिस्तान है, मुल्की मफाद है, मगर कोई हमें कह तो देना, उसके बाद अगर हम इनकार करेंगे तो फिर आप बताइए। अच्छा देखें, कामरान मुर्तज़ा साहब की बात भी ठीक है। यहाँ से अली मीन गंडापुर साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि मैं बात करता हूं तो उस पर ये एक रौला पड़ गया था कि आप क्यों करने लगे हैं भाई। वो तो फिर केपी गवर्नमेंट के सरबराह हैं, ये कामरान मुर्तज़ा साहब की तो पार्टी वहाँ पे बरसर इक़्तिदार नहीं है। जाते जाते एक छोटा सा क्विक क्वेश्चन आप दोनों से, और एक हरफीस का जवाब दे दीजिएगा। कामरान मुर्तज़ा साहब, आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, आपकी जमात मौलाना फजलुर रहमान बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझते हैं सियासत को। आपको इन मुज़ाकरात में से कुछ निकलता नजर आ रहा है जो इस वक्त हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान हो रहे हैं? ये देखिए, ये मुज़ाकरात इस तरह से हैं कि दोनों में से एक बेनिफिशरी हो सकता है और इन दोनों को ज़बरदस्ती बिठाया हुआ है किसी और ने। तो क्या उनके दरमियान मुज़ाकरात हो सकते हैं? दोनों को ज़बरदस्ती बिठाया हुआ। कौसर काज़मी साहब, आप पहले, अब मुझे लग रहा है आप बैठने नहीं चाहते, वो भी ठीक लग रहा है कामरान मुर्तज़ा साहब जो कह रहे हैं। आपकी पार्टी के रहनुमाओं की जो स्टेटमेंट आती हैं उससे वाकई ये लग रहा है कि ज़बरदस्ती बिठाया हुआ है। क्विकली सर। बाजवा साहब, हमारी जो भी लीडरशिप बात करती है इस पे हमेशा ये कहती है कि सियासी अदम इस्तेहकाम के लिए हम उस तबके के साथ, उस इंतशारी टोले के साथ बैठे हैं जो मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है। आप खान साहब एक तरफ मुज़ाकरात आते हैं, दूसरी तरफ से उनका ट्वीट आता है, तमाम रियासती इदारों को मुरद इल्जाम ठहराते हैं, इल्जाम लगाते हैं, बाय नेम इल्जामात लगाते हैं, और बाहर जो इनके लोग बैठे हैं जो इनके कहने पे वहां पे हाउस ऑफ पार्लियामान का क्या है कि उसके एक छोटे से कमेटी रूम में बैठ के लोगों को बुला के उनसे ये बयान दिलवाए जाते हैं। तो बात होगी ना काज़मी साहब, देखें खान साहब की ट्वीट तो बाद में आई ना, एक छोटा सा मुतालबा था कि मुलाकात करा दें। आपकी गवर्नमेंट है, वफाक में भी पंजाब में भी एक मुलाकात नहीं करवा सके आप लोग। देखिए 2 जनवरी जब ये बैठे चार्टर ऑफ डिमांड के हवाले से बात करके गए, खान साहब से मुलाकात होती है, उसके बाद क्या हुआ? अब ये है कमेटी में माना गया कि कराते हैं मुलाकात, लेकिन नहीं, वो देखें वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो ये तन्हाई में करना चाहते हैं और वो ट्वीट करके सारे जहां को नहीं बताते। वो कौन सी ऐसी सीक्रेट बातें हैं? तो ये प्राइवेसी सीक्रेसी एक राइट है कौसर भाई, एनश्राइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो। और फिर जेल मैनुअल के मुताबिक भी ये नहीं है कि कैदी जो है उसकी अपने लॉयर से जो मुलाकात है उसको जेलर भी बैठ के साथ सुन रहा होगा। खैर एनीवेज, डिस्कशन काफ़ी लंबी है लेकिन टाइम हमारे पास थोड़ा सा आज कम था। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है एंड जाने से पहले कामरान मुर्तज़ा साहब और कौसर काज़मी साहब का बहुत शुक्रिया। वापस आ रहे हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कल जब प्रोग्राम से साइन ऑफ किया था हमने, तो शहजाद भट्ट साहब ने ये कहा था कि एक एक्सक्लूसिव, एक इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी है स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, और वो दैट रिलेट्स टू इमरान खान साहब की सिक्योरिटी और उनकी लाइफ के हवाले से भी भट्ट साहब आप फरमा रहे थे। खैर इरशाद सर। बाजवा साहब देखें, बात सीधी सी है, हमने को 5-7 मुख्तदर शख्सियात से की है मुलाकात। उन अफराद से कहानी है क्या, मुज़ाकरात कहाँ चल रहे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे। लेकिन मैं आपको, आपके पास इस वक्त कम है, लेकिन मैं मुख्तसरन आपको जल्दी ये बता दूं, सीधा बात को घुमाने की बजाय, कि मुज़ाकरात इस वक्त जो चल रहे हैं वो सिर्फ एक बारीक सी बंद गली है जिस तरफ ये मुज़ाकरात जा रहे हैं। एक बात, इसके साथ साथ बाजवा साहब मैं आपको यहाँ इंकशाफ कर रहा हूँ कि कप्तान साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान बनी गाला शिफ्ट होने जा रहे हैं। ये बात नवश्ता दीवार है और रमज़ान 1 मार्च से कबल इमरान खान वहाँ शिफ्ट होने जा रहे हैं। लेकिन एक बात पर है और वो भी आपको बताता चाहूँ, नहीं, शिफ्ट वहाँ पे अपनी मर्जी से होना चाह रहे हैं या खिलाफ मर्जी होना चाह रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नहीं, खिलाफ मर्जी तो जब भी जाएंगे फिर वो सऊदी अरब ही जाएंगे ना बाजवा साहब। नहीं सर, खिलाफ मर्जी पहले उनको अटक जेल से अडयाला जेल भी शिफ्ट किया गया था जब उन्होंने कहा था कि मुझे यहाँ से वो तो भाई जेल का शिफ्ट करना कौन सा मुश्किल काम है? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, अपनी मर्जी से जाएंगे बनी गाला या फिर उनको जबरदस्ती बनी गाला ले जाया जाएगा? एग्जैक्टली, अच्छा सवाल है, उसका जवाब ले ले। इस वक्त जो मुज़ाकरात है वो मेरी तहकीक के मुताबिक, मेरे मुक़्तदर दोस्तों के मुताबिक, सिर्फ और सिर्फ जो असल मुज़ाकरात है वो इमरान खान की अहलिया बेगम बुशरा के साथ हो रहे हैं और 100% मुसद्दका हो रहे हैं। आपको मिसाल दे दूं एक, कि सारी दुनिया ने जोर लगा लिया
कि इमरान खान को तोड़ा जाए, टूटा नहीं है, वो वहीं का वहीं खड़ा है। यहां तक ये बात दुरुस्त है। अच्छा। तहरीरी मुज़ाकरात मुतालबात लिख के दिए जाए, नहीं लिख के दिए गए, बाद अज़ा लिख दिए गए। इमरान खान ने क्या दिया और ताज़ा हवा का खुशगवार झोंका इमरान ने भेजा है उन अफराद को जो ये डिमांड कर रहे थे बुशरा बेगम के कहने पर। अब बात आकर बाजवा साहब जो फंस गई है वो ये है कि अगर आप गौर करें तो जब बनी गाला शिफ्ट होने की बात, जैसे मैंने आपको कह चुका हूं कि बनी गाला आ जाएंगे, तो वहां प्रॉब्लम क्या है, इसमें रुकावट क्या है। अब बुशरा बेगम का जो टास्क है मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो ये है कि सब जेल करा दिया जाएगा ना बनी गाला को। उसी तरह हिफाजत होगी जैसे कोट लखपत या अडियाला जेल में हिफाजत होती है। आप अगर गौर करें तो इससे कबल इमरान खान पहले भी रह चुके हैं। जब वो याद करें, जब वो तहरीक चली थी, एतजाज हसन को भी सब जेल करार दिया गया था, वकला तहरीक। लेकिन इसमें अभी मैं आपको अर्ज करूं, जो पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग हुई ना जेल में इमरान खान साहब से, ये मैं आपको इंतहाई जिम्मेदारी से बता रहा हूं, उसमें 2-3 लोगों ने, तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं ने, ये मनाने की कोशिश की इमरान खान साहब को कि आप बनी गाला शिफ्ट हो जाएं, असल मुज़ाकरात वहां से आगे स्टार्ट होंगे। इमरान खान साहब का उस पर जवाब सुन लीजिए। उन्होंने आगे से कहा कि चलो इस पे मैं सोचूंगा, लेकिन पहले ये 2 मुतालबात यानी 9 मई और 26 नवंबर पे कमीशन और असीरान की रिहाई होगी तो मैं सोचूंगा कि बनी गाला जाना है कि नहीं जाना। इस पे और यही तो खबर दे रहा हूं, वो ऐसा कुछ नहीं करने लगे। खान कहता है दुरुस्त है, मैं कब कहता हूं नहीं कहता। तो फिर जबरदस्ती शिफ्ट किया जाएगा ना, आप ये कह रहे हैं। कहा मैंने, नहीं, अपनी मर्जी से नहीं जा रहे। तो गिरे ये। अच्छा, इस वक्त पाकिस्तान की सियासत जो है उसकी चाबी जो है बुशरा बेगम के पास है, वो इमरान खान के पास है, वो बुशरा बेगम के पास है। ये आपकी राय है कि इमरान खान के पास है। ये ताला जो इमरान खान का तमाम कूते नहीं तोड़ सकी, सिर्फ एक खातून तोड़ेगी और वो ही मनाएगी। बुशरा बेगम जिसका नाम है वो ही मनाएगी कि किस तरह रहना है बनी गाला में। किस चीज पे मनाना है कि बनी गाला चले? हाँ, चले यहीं आके बात रुकी जो मैं ब्रेक करना चाह रहा हूं, इजाजत दे प्लीज किबला बाजवा साहब कि यहां आकर बात रुकी हुई है कि बुशरा बेगम को यह कहा गया है कि बनी गाला में जब खान कैद होगा तो इसी तरह डियाला और कोट लखपत जेल वाली कहानी होगी, मुलाकातों पर पाबंदी होगी, आप आजाद घूमे फिरे, खाओ पियो, एक्सरसाइज करो, मौजा करो, लेकिन हुकूमत को चलने दो, जिस पर खान नहीं मान रहा। सारी सी बात है, मानता हूं इस बात को, बिल्कुल यही तो। लेकिन मनाएगा कौन जिसकी तस्वीर आप टीवी पे चल रही होगी अभी? बुशरा बेगम जाएगी और वो ही मनाएगी और अनकरीब मानने वाला है। चलें भट्ट साहब, वो दिन जिस दिन आएगा हम भी देख लेंगे, यहीं पे हैं। खान साहब की सियासत बड़ी क्लियरली लोगों को क्या, हर बंदे को अब तो तकरीबन पता ही है। मुझे एक बात बताएं, उन्हें ज्यादा फायदा जेल के अंदर रह के या बाहर रह के? इस वक्त कोशिश क्या हो रही है कि यार देखो कोई ऐसा काम करें कि डील का तासुर ही दे दें कि आपने भी डील की है, आप बाहर आ जाएं। वो कहता है कि भाई मैंने डील का तासुर भी नहीं देना, मैंने आना है तो अदालतों के जरिए बाहर आना है और मैंने पहले अपनी बात नहीं करनी। 9 मई 26 नवंबर 2 इल्जाम है ना, बड़े इल्जाम है, एक उस तरफ है और दूसरा 9 मई इन पर है। वो कहता है कि थर्ड एम्पायर से इनका नथारा करवा लें और उसके अलावा पहले मेरे लोगों को छोड़े, मैं उससे पहले बनी गाला नहीं जाऊंगा, और यही मामला है। और चले देख लेते हैं। अगर आप दोस्त हैं फवाद चौधरी, हमारे भी बड़े भाई हैं, याद है आपको फवाद चौधरी साहब? फवाद चौधरी साहब जूदे जागदे ने, पूछ लें फवाद चौधरी साहब से क्यों पीटीआई से दूर होता है फवाद चौधरी? इसीलिए दूर होता है कि फवाद चौधरी ने भी जाकर ये कहा है उनको, इमरान खान को, कि हुजूर आप बनी गाला शिफ्ट हो जाए। फवाद चौधरी साहब की तो व्हाट्सएप मीटिंग ही नहीं हुई ना उनसे, एक ही दफा सिर्फ जेल के अंदर वो जब केस लगा हुआ था, ये मेरा ख्याल है 9 मई के हवाले से, उस हेयरिंग के दौरान सिर्फ द ओनली टाइम फवाद चौधरी साहब जो है वो सिर्फ उनसे इमरान खान साहब से मिले हैं। अच्छा, उसके दौरान अगर उन्होंने कह दिया हो, लेकिन उस वक्त तक मेरी इत्तला के मुताबिक तो ये ऑप्शन ऑन टेबल ही नहीं थी। और भाईजान फवाद चौधरी का भाई जाने जिगर फैसल चौधरी वकील है, रोजाना आनियां ते जानियां ने दोवें अपराध कट्टे। हुजूर वाला वही तो बात वहीं पे आ गई ना, जो मैं अभी आपसे थोड़ी देर पहले अर्ज कर रहा था कि पीटीआई के 2-3 लोगों ने जाके इस बात पे मनाने की कोशिश की है खान साहब को, खान साहब मामलात यहां से आगे बेहतर बढ़ेंगे और इस पर डिबेट होनी चाहिए, हो सकती है, लेकिन उसका इनकार भी आ गया, फिर वो मेरे भरा भी चले गए, फिर भी इनकार हो गया। जी जी जी, ये भी मान ली, मैं दूसरा भी मानने को तैयार हूं, लेकिन मैं ये खबर दे रहा हूं कि अब जो बुशरा बेगम ने अकबर बाजवे को कहा है, अकबर बाजवे के भाई को कहा है, उसने कहा है चंद दिन दे दे,
आपका काम हो जाएगा। अच्छा ये जी शहजाद भट्ट साहब एक सिर्फ मुहावरतन मजाक में बात कर रहे थे, मेरी क्या किसी से कोई बात नहीं हुई है। खैर इससे चले, लेट्स सी, देयर आर जस्ट अ फ्यू डेज लेफ्ट, वो लग जाएगा पता कि वो उस पर मामला आगे क्या बनता है। एक छोटी सी ब्रेक है। वेलकम बैक जी। अमेरिका की रियासत है कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस नाम तकरीबन सभी लोगों ने सुन रखा होगा। वो मशहूर है अपने कसिनोज की वजह से या फिर हॉलीवुड की वजह से, और फिर सेलिब्रिटीज़ जो बड़ी बड़ी एक हॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ हैं वो सब वहाँ पे रहते हैं। ये मनाजिर आप इस वक्त देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। ये पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर जो आग जिस तरह से फैली उसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता, और 12,000 से ज़्यादा घर इसमें जल गए। बड़े बड़े सुपरस्टार्स के घर भी उनमें शामिल थे। नुकसान जो है उसका तखमीना अरबों डॉलर्स में है। और हम बात कर रहे हैं अमेरिका की, और अमेरिका की भी खुशहाल तरीन रियासत की, जिनके पास सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे आग के क्या मामला रहे, और वो भी मौसम सरमा के अंदर। इस पर कुछ बात करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे कि फ़लस्तीन को लेके जो इजराइल के अज़ाइम थे वो अपनी जगह पे, और जो वहाँ पे नस्लकुशी जो फ़लस्तीनियों की बाइन कर रहा है इसराइल, वो तो है ही है, लेकिन वो जो ग्रेटर इसराइल, वो प्रॉमिस्ड लैंड, वो जो पता नहीं 3000 साल पहले जो उनके ख्याल में एग्जिस्ट करती थी, उसकी तरफ अब इसराइल बढ़ना शुरू हो गया। और ईरान एक रुकावट था बहुत अरसे से, ईरान को तकरीबन न्यूट्रलाइज कर लिया है इसराइल ने। ईरान के बाद ये कहा जाता है कि खुदा न खास्ता ईरान पे एक फुल फ्लेज जंग भी हो सकती है, हमला भी हो सकता है, और उसके बाद आगे पाकिस्तान है। और फिर व्हाट डज फ्यूचर होल्ड फॉर पाकिस्तान, हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा उसमें भी रहेगा। तो हमारे साथ मेजर जनरल जाहिद महमूद साहब मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। आपसे चूंकि डिज़ास्टर मैनेजमेंट के मामलात को भी देखते रहे हैं, एंड नाउ लुकिंग एट दिस फायर, ये जो लॉस एंजलिस की फायर है, जो आग वहाँ पे लगी और जो तबाही हुई है, वो तो यूँ लगता है कि जैसे वहाँ पे किसी ने एटम बम गिरा दिया। और समझ से बाहर है कि मतलब विंड तो तेज़, हवा तेज़ होगी, लेकिन उसके साथ ये घरों को लपेट में ले लिया, और एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे रिसोर्सेज हम ये समझते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे बेहतर है। हाउ डू यू सी इट ऑल? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Once again, thank you very much, Barsa, for the invite. I think this is unprecedented, और ये तारीख की बदतरीन जो आग है वो वहाँ पर हमने देखी है। इससे तो ऑफ कोर्स जो लॉ ऑफ नेचर है वो उसका साबित होता है कि वो अपना एग्जिस्ट करता है, चाहे आप कितनी बड़ी ताकत रियासत क्यों ना हो। ये जो नेचुरल क्लैमिटीज होती हैं ये सबको अपनी लपेट में ले लेती हैं। और पाकिस्तान चूंकि खुद बहुत अरसा कभी सैलाब का, फिर हमने जलजला देखा 2005 में, तो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो लोगों पर वहां पर इस वक्त बीत रही होगी। तो विशिंग ऑल द बेस्ट टू द पीपल ऑफ दैट रीजन। बट ये देखें, ये ट्यूसडे से शुरू हुई है, अभी तक उसकी इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं। उसका मैग्नीट्यूड इज अनप्रेसिडेंटेड। तकरीबन 185,000 के करीब लोग जो है वो एवैक्यूएट कर गए, वहां से निकल गए हैं। और जैसा कि आप अभी बात कर रहे थे कि ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट वहाँ पे फैसिलिटीज हैं, एंटी फायर भी होंगी, आपको वहाँ की बिल्डिंग्स को भी फायर प्रूफ बनाया गया होगा। बट अनफॉर्चुनेटली अमेरिकन्स आर अनएबल टू कंट्रोल ऑल दिस। तो ये देखिए, एक बड़ी सी बड़ी ताकत भी इसका निशाना बन सकती है। और जिस तरीके से ये आग वहाँ पे फैली, अभी इनिशियली तो पता नहीं चल रहा वहाँ पे कि इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं। गवर्नर इज अंडर लॉट ऑफ प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर। प्रेसिडेंट ट्रंप भी अपनी उनके रिजिग्नेशन की बात कर रहे हैं। और जैसे कि अभी आपने फरमाया कि ये इट वाज लाइक एन एटॉमिक बॉम्ब, तो इसी तरह बात तस्वर किया जा रहा है जैसे कोई वॉर लाइक सिचुएशन। इवन प्रेसिडेंट बाइडन ने भी इसको वॉर लाइक सिचुएशन, वॉर लाइक सिनारियो करार दिया, जैसे जंग के बाद कोई हो जाते हैं। तो ह्यूज अभी 6 जगह ऐसी हैं जहां पर बड़ी फायर है। और मंडे से जो प्रेडिक्शन की जा रही है, संडे के दिन यानी कि कल के दिन थोड़ी सी उनके पास अपॉर्चुनिटी होगी जब विंड लेवल थोड़ा कम होगा। एंड देन मंडे टू वेडनेसडे अगेन विंड्स डे बढ़ना है, तो लाइकली यही है कि ये आग और फैलेगी। तो वहाँ पे डिफरेंट लूटिंग भी शुरू हो चुकी है। काबिल एहतराम जनरल साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन आपको मैं जो अभी बात भाई ने इसराइल की थी, मैं उस तरफ लेके जाना चाहता हूँ कि इसराइल का जो नक्शा सामने आया है और अरब ममालिक की शदीद मजम्मत जो हो रही है, आप क्या समझते हैं कि इस तमाम गुफ्तगू से इसराइल अपने मकसद से बाज आ जाएगा, वो पीछे हट जाएगा? क्या समझते हैं आप? ये देखिए, मैं आई डोंट थिंक सो कि इजराइल जो है वो कंप्रोमाइज करेगा अपने इस मिशन के ऊपर। उसकी वजह यह है कि नेतन्याहू को हमने बारहा सुना है ये कहते हुए कि ही वांट्स टू एंड दिस वॉर, जब तक वो अपने उस वक्त खत्म करेगा जब वो अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लेगा। अब पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स क्या है?
ये टेस्ट करते रहते हैं। ये जो ग्रेटर इसराइल का अभी नक्शों की आप बात कर रहे हैं, ये ग्रेटर इसराइल मेरी नजर में तो इसकी एप्लीकेशन ऑलरेडी हो चुकी है। उन्होंने बड़ा सिस्टमेटिकली पहले हमास को रिड्यूस किया गाजा के बीच में, फिर आपने देखा कि लेबनान में उन्होंने नसरुल्लाह के लोग जो है उनको आपने रिड्यूस किया, फिर ईरान तो कॉन्स्टेंटली आपने अंडर प्रेशर रखा हुआ है। अभी आप सीरिया में देख रहे हैं, यमन में वॉर चली गई है। तो दिस विल गो बियॉन्ड द बॉर्डर्स। एंड स्टेट नेतन्याहू ने बड़ा क्लियरली कहा हुआ है कि मेरी एंड स्टेट वही है जब तक मैं इस इशू को इन टोटलिटी सॉल्व न कर लूं, यानी कि पैलेस्टीनियन इशू को वंस फॉर ऑल मैं सॉल्व न कर लूं। और उसकी एप्लीकेशन देखे, तो वॉर हो जाती तो शायद कोई चांस था पीस का, कोई चांस था उसके सोल्यूशन का। इट वाज अ जेनोसाइडल एक्शन। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। नेतन्याहू ने जो फरमाया है वो उसकी गिदड़ बकियां तो बड़ी देर से हम सुनते आ रहे हैं। अगर हम गौर करें तो पाकिस्तान आबादी में दुनिया का 5वां मुल्क, और अगर आप एटमी बात करें तो हम 7वां दुनिया का एटमी ममालिक में शामिल होते हैं। अच्छा, मिसाइल हमारा जो है वो वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके पास हमारे पास तगड़े मिसाइल हैं, और आपको मुझसे ज़्यादा इल्म है। मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि ब्लाक के इस सूरत हाल में नेतन्याहू की जो बातें हैं वो, और दूसरा मशरिक़ वस्ता जो है, इसमें हम जो किरदार अदा कर सकते हैं वो क्यों नहीं कर रहे? हमारी पॉलिसी क्या है, ये हमें कुछ समझाए किबला। जी बट साहब, आपने आई थिंक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट की निशानदेही की है। देखें, जिस कॉन्टेक्स्ट में आप कह रहे हैं ईरान की, तो हम बात कर रहे हैं कि ईरान में जंग आ चुकी है और ऑलरेडी इट इज इन आवर नेबरहुड। और अगर हम ये समझ रहे हैं बसीयत पाकिस्तानी की ये आग आगे फैलेगी नहीं, तो ये हमारी गलत फहमी होगी। उसके लिए हमें वी नीड टू हैव लिटिल मोर प्रोएक्टिव। लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आप बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट की, इस्लामिक उम्मा की बात हम करते रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो यूनिटी, वो यूनाइटेड फ्रंट हम पेश ही नहीं कर सके, और वो वन बाय वन बड़े सिस्टमेटिकली एक एक करके रिड्यूस कर रहे हैं। फोर्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को पहले उन्होंने रिड्यूस किया है। अब देखिए, इस्लाम जो है ना जी, ये टारगेट पे है सुन्नी ताकतों के। वी हैव अ हिंदुत्व माइंडसेट वाला मोदी। अफगानिस्तान की आप सिचुएशन देख रहे हैं, ईरान में वॉर है। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ कोलैबोरेशन में भी है, हमारा फ्रेंड भी है। ऑफ कोर्स हमारी कोई दुश्मनी इस तरह की दुश्मनी इजराइल के साथ तो नहीं, हम तो उसको खैर रिकॉग्नाइज ही नहीं करते क्योंकि पैलेस्टीनियन 2 स्टेट की हम बात कर रहे हैं। लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि प्रैक्टिकली अभी हमें क्या करने की जरूरत है। प्रैक्टिकली देखें, हमें यही करने की जरूरत है कि हमारी लीवरेज है ईरान के ऊपर भी, हमारी लीवरेज है सऊदी अरेबिया के ऊपर भी, फिर जॉर्डन के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात है। तो हमने अब उनको चाहिए कि कहें जी आप यूनाइटेड फ्रंट तो पेश करें ना, आप डेफरेंस लेवल किसी देखें जी जो हाइब्रिड वार है ना, इसमें तो ये है ना सर कि मैं चूंकि शेर को नहीं खा रहा तो शेर मुझे भी ना खाए। उनका तो एक प्लान है पूरा, जैसे आपने खुद कहा कि इस्लामिक मुल्क, और जैसे शहजाद भट्ट साहब बात कर रहे थे कि वाहिद न्यूक्लियर आर्म्ड इस्लामिक मुल्क ईरान की तरफ, ईरान के जो प्रॉक्सीज थी उनको इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज कर दिया इजराइल ने। उसके बाद ये शुनीद है कि हो सकता है अमेरिका, इजराइल वगैरह मिलकर ईरान पे बाकायदा एक वॉर अटैक हो सकता है। उसके बाद आगे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है ना, लेकिन उसके लिए प्रिपेयर तो रहना चाहिए कि पाकिस्तान की तरफ, फिर अगला रुख पाकिस्तान की तरफ आएगा। चलें, जंग का ना आए तो प्रेशर तो अभी से आना शुरू हो गया है। हम देख रहे हैं जब से ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अभी सिर्फ इलेक्ट हुई है। देखिए, माजी करीब में एक खतरा था, जब ईरान के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ कि जब ये मिसाइल अटैक्स हुए और ईरान ने रिस्पॉन्ड किया, तो वी वर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस कि हम ये अब देखते हैं कि इजरायली रिटेलिएशन जो है वो ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पे आती है, या ईरानियन जो एनर्जी साइट्स हैं, जो उनकी पेट्रोलियम साइट्स है उस पे आती है, या उन्होंने मिलिट्री बेसिस। तो लकीली दे जस्ट टेस्टेड देम, उन्होंने मिलिट्री बेसिस में उनको लॉक किया, उनको ये दिखाया कि ईरान अगर एस्केलेशन लेडर में ऊपर जाएगा तो वी हैव द कैपेसिटी टू हिट योर न्यूक्लियर साइट्स, वी हैव द कैपेसिटी टू हिट योर एनर्जी साइट्स। बस सिर्फ बिल अगर हमने डाल ली तो ये थ्रेट तो है। देखिए बाजवा साहब, जब भी और भट्ट साहब जब भी कोई भी जनरल साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल है। आपने भारत की बात की है, आपने दूसरे ममालिक से गुफ्तगू कर रहे हैं, खारजा पॉलिसी की बात की है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ सिर्फ कि अगर आप गौर करें तो भारत की, जैसे आपने बात की है, तालिबान इस वक्त जो है वो भारत से तल्लुकात मज़ीद डे बाय डे बढ़ाता जा रहा है, और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो अफगान की जो कंट्रोल है उसकी इतलात भी आपके पास आ चुकी होगी। कहना किबला ये चाहता हूँ
कि हमारी जो 50 साल अफगान पॉलिसी है वो मेरे सियासतदानों ने नाकाम की है या किसने की है? आप बाकी ममालिक की बात कर रहे हैं, हमसाए ममालिक को आप छोड़ते जा रहे हैं, इसको वाज़िया कीजिए। बट साहब देखें, अफगानिस्तान अनफॉर्चुनेटली ये जो पॉलिसीज होती हैं या फ्रेंड्स और फोर्स, ये प्रोसेस है, हिस्ट्री में हमेशा ये होता रहा है। ये कोई पाकिस्तान के साथ पहली दफा नहीं हो सका। और अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तो हम तो विक्टिम है बिट्रेल का। हमारे अपने दोस्त जिनको हम समझते थे, जिनके लिए हमने सब कुर्बानी दी, उन्होंने भी हमें बिट्रे किया। और हमारे पार्टनर्स इन वॉर, यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ इशारा कर रहा हूँ, वो भी हमें बिट्रे कर रहे हैं। देखिए, अब तो बिल्ली जो है वो थैले से बाहर आ गई है। किसी को, मुझे तो पहले भी कोई शक नहीं था, आपके प्रोग्राम में मैं 2 दफा ये बात कर चुका हूँ कि देखिए, भारत जो है वो है स्पॉन्सर और उसका क्लाइंट है अबूरी हुकूमत अफगानिस्तान में बैठी हुई। अफगानिस्तान के लोगों की मैं बात नहीं कर रहा, अफगानिस्तान के अवाम की बात नहीं कर रहा, वो अबूरी हुकूमत और टीटीपी, इस तरह के फैक्टर्स ये हैं उनके क्लाइंट्स जो उनकी प्रॉक्सी वार को पाकिस्तान के अगेंस्ट और चाइना के अगेंस्ट, और आप इसको बढ़ाते हुए रशिया और मिडिल जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है उनके अगेंस्ट ये करेंगे। तो अब उनकी जो बातचीत है, ऑफ कोर्स इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली एंड मॉरली, इंडिया बीइंग स्पॉन्सर ऑफ दिस प्रॉक्सी वार, उससे इसको वैलिडेट करना ही करना है, इनको किसी इस हालत पे रखना ही रखना है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ, चाइना के खिलाफ और इंडो पैसिफिक में जो इंडिया का रोल है उसको अपने मद्देनजर रखते हुए, यानी कि मेरा अफगान पॉलिसी नाकाम नहीं है। फिर ये जो 50 साल मैंने गुजार दिए उसमें बिल्कुल ठीक खेला था मैं। जी, नाकाम नहीं मैं से कहूंगा, बुरी तरह नाकाम है। बट अनफॉर्चुनेटली बट साहब मैं फिर दोबारा यही कहूंगा कि ये चीजें, ये प्रोसेसेस चलते रहते हैं। ये देखें ना, अच्छी कौमें वही होती हैं जो अभी हम माजी के बैगेज में नाकाम हो गए, तो क्या हमने फ्यूचर का कोर्स ही नहीं पकड़ना? ठीक बात। आई थिंक जो डेटरेंस है ना जी, हमें अफगानिस्तान के खिलाफ इन ऑल डोमेन्स, ये जो ग्रे हाइब्रिड वॉर है, इस पे किसी दिन प्रोग्राम में अब जब हर क्वार्टर से आपने पाकिस्तान के खिलाफ ये ऑनस्लॉट शुरू हो चुकी है, हर क्वार्टर से, हर से जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें तो एक चीज समझ आती है और वो ये है कि पाकिस्तान ने इसका मुकाबला करना है। और वो मुकाबला कोई भी मुल्क तब करता है जब आपस में यूनिटी हो। मुल्क के अंदर यूनिटी बहुत जरूरी है। आगे खुदा ना करे जो हालात बन सकते हैं प्रोस्पेक्टिवली, उनकी सिर्फ हम डिस्कशन कर रहे थे। बट आखिरी पॉइंट फिर वही रहेगा, आपस में यूनिटी बहुत जरूरी है, अगर खुदा ना करे आगे मुश्किल वक्त भी आए। बहुत शुक्रिया, मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपने प्रोग्राम देखा नाज़रीन, कल इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।